हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स इन वेल विशेस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 3-4 जानकारी लेकर के आया हूँ और कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक तो मेरे व्यूअर हैं कोई कान सिंह जी, वो कहते हैं कि सर एमएसपी की क्या क्या रेट हैं। कान सिंह जी, यदि आप मिलिट्री से हो तो आप जानते होंगे, यदि मिलिट्री से नहीं है तो आप मैं बता देता हूँ कि JCOR के लिए 5200 है इस समय, जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 15,500 है, और जो MNS स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके लिए 10,500 है। इतनी ही जानकारी मेरे पास है। और एक जानकारी और आई थी, क्योंकि ये 4 ग्रुप हैं, अलग हमेशा से ही रहे हैं, ORs, JCOs, ऑफिसर्स एंड MNS। अब ये मुझे पता नहीं कि तीनों ग्रुपों में अलग अलग है, तो JCOs को इन्होंने क्यों ORs के साथ कर रखा है, तो इसका एक पॉइंट भी आया था कि JCOs की जो MSP है वो 10,500 किया जाए, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इतनी जानकारी मेरे पास है, और ज़्यादा आपके पास हो तो आप मुझे बता सकते हो। दूसरा है, जो 7 CPC में के बाद जो आपके PPO आ रहे हैं, उसमें बताया गया है कि आपका जो EPP है वो 16 अंकों का होगा। उससे पहले वो 14 अंकों का था, शायद ये कन्फ्यूजन हो रहा था कईयों को, तो वो 16 अंकों का है और 7 CPC का बता रहे हैं वो। जिनके यूजर नेम और पासवर्ड या तो गुम हो गए या नहीं आए हैं, कृपया आप, और अकाउंट आपका स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप जो PCDA की साइट है उस पर जाएँ और माइग्रेशन टू स्पर्श वहाँ अपना चेक स्टेटस देखें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा और आपका स्पर्श का PPO वहाँ से निकल आएगा, और पासवर्ड आप खुद बना सकते हो फॉरगेट पासवर्ड में जा करके। और मेरी एक तो ये लगा रखा है मैंने ऑफिस मेमोरेंडम, वही बताऊंगा, और एक नीचे मैंने सर्कुलर 464 का जो रेलिवेंट पोर्शन है, ये ऑनलाइन न्याय सुधार के लिए है, ये मैं बताऊंगा बाद में। एक मेरे मनप्रीत शर्मा जी थे, जो 14 नवंबर को जंतर मंतर पर जाने का जो आह्वान कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा था, शर्मा जी हमें ये बताइए, अब जा तो रहे हो 14 नवंबर को, आपकी कौन कौन से संगठन है जो इसमें भाग ले रहे हैं, आपकी क्या रूपरेखा है और क्या क्या आपके मुद्दे हैं। उन्हें वो तो नहीं बताया मुझे दूसरा ही चीज़ लिखा उन्होंने आज। बोलते हैं आप मुझसे बड़े हो, लेकिन आप में ऑफिसर की बदबू आ रही है, जवान से लेकर ऑनरी कैप्टन को क्या मिला। मनप्रीत शर्मा जी, मैंने ये नहीं पूछा था कि मेरे में से क्या बदबू आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो आपका अपना आकलन है, असेसमेंट कुछ भी कर सकते हो। मैंने ये पूछा था कि आप जो जंतर मंतर पर 14 नवंबर को जा रहे हो, कौन कौन से संगठन है, क्या आपका मुद्दा है, क्या आपकी रूपरेखा है, ये पूछा था मैंने। ये नहीं पूछा था कि आपने मेरे सारे कैरेक्टर का ही क्या नाम है विश्लेषण कर दिया। और एक मेरे कमेंटेटर हैं जो अधिकतर करते रहते हैं, और साई महेंद्र सिंह जी हैं, और ये पिटिशनर है, ये OROP के केस के। ये कहते हैं, जब मैंने ये कहा कि 14 नवंबर को आप वहाँ जब बुला रहे हो, ये किसी खास मकसद से पॉलिटिकल पर्पज के लिए है, तो ये कहते हैं सर आपके हिसाब से हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें, क्या दूसरे आप किस राजनीतिक दल के लिए काम करते हो, आपके विचारों से ऐसा लगता है। यानी मनप्रीत सिंह जी और महेंद्र सिंह जी दोनों ही एक ही नाम में हैं। महेंद्र सिंह जी, आपने मुझे कंपेल किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाथ पर हाथ रख करके बिल्कुल मत बैठिए, आप हाथ खोल करके रखिए। और 7 साल से आपने हाथ ही खोल रखे हैं जंतर मंतर पर, और 3.5 साल से आपने हमारी OROP लटका रखी है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि OROP का केस कोर्ट में क्यों गया था, शायद आपको ही पता नहीं हो, आपने तो सिग्नेचर कर दिए थे। इसकी जो इतिहास है ना, थोड़ा पीछे जाइए आप। जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी का नाम नियुक्त कर दिया था, तो उस समय आडवाणी ग्रुप बौखला गया था, उसमें राम जेठमलानी भी थे। किस्मत की बात थी कि वो प्रधानमंत्री बन गए, और उसके बाद इनकी टसलबाजी बराबर रही। उसी टसलबाजी में राम जेठमलानी जी इनसे नाराज रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने को बहुत बड़ा वकील समझते थे, वो उनसे टूट गए। और राम जेठमलानी ने सोचा कि और तो मैं किसी को बहका नहीं सकता हूं, केवल इनको सैनिकों को बहकाया जा सकता है OROP के नाम पर। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका केस कोर्ट में लड़ूंगा फ्री, और वो इस केस को वहां लेकर के गए थे फ्री लड़ने के लिए, नहीं अदरवाइज हमारी औकात नहीं है कि उनकी फीस को भी हम चुका पाते। और जब वो गुजर गए, तो उसके बाद दूसरे वकीलों ने संभाल लिया। अब इसकी फंडिंग कहाँ से हुई वकीलों की, इसका कोई पता नहीं है। और केवल आप लोग
जो कोर्ट में केस को लेके गए थे, इसका एक्स सर्विसमैन से कोई लेना देना नहीं था, जेसीओआर से कोई लेना देना नहीं था। आप केवल गए थे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप चाहते थे कि 1/7/2014 की जो डेट है वो 1/4/2014 हो जाए, क्योंकि उसका श्रेय पूरा का पूरा यूपीए सरकार को चला जाए। लेकिन वो आपकी चली नहीं, क्योंकि उन्हें चुनावों में जाते जाते एक ऐसा काम कर गए थे बेवकूफ़ बनाने का कि हमने ओआरओपी दी है, और वो ये चाहते थे कोर्ट को बेवकूफ़ बना करके कैसे भी करके मतलब हमारे पक्ष में आ जाए, हम ये कह सकें ओआरओपी हमने दी है। ये आपकी असलियत कहानी है, जिसको कोर्ट समझ गया था। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब हाथ खोल रखे थे कि आपकी वजह से कुछ ऐसा ओआरओपी में हो गया या और कहीं हो गया, आपने केवल और केवल ओआरओपी को अटकाया है। और ज़्यादा धागे खुलवाना चाहते हो तो मैं सारे धागे खोल दूंगा, मुझे एक एक चीज़ का पता है वहाँ का। अभी मेरे पास एक लेटर है, इसमें है clarification regarding whether deduction towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in case where the pensioner dies before the restoration of commuted pension। ये लेटर निकला है 25 अक्टूबर 2022 को। और कुछ रेफरेंस है जो रिप्रेजेंटेशन जा रहे थे मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन के पास, कि यदि जो पेंशनर है वो कम्यूटेड पोर्शन का जो रिकवरी होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है, तो क्या फैमिली पेंशन से वो कम्यूटेड पोर्शन का जो पैसा बच गया है वो रिकवर किया जाएगा। और उन्होंने क्लियर किया है कि जैसे ही पेंशनर की डेथ होती है तो कम्यूटेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, फैमिली पेंशन से कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा, उनको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। एक और मैंने एक वो लगा रखा है, रेलिवेंट पोर्शन लगा रखा है, ये सर्कुलर 464 का है। कल मैंने एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो में ये जो वीडियो बनाने वाले थे वो कह रहे थे कि जो ऑनरेरी नेशनल का जो केस है अभी सेटल्ड नहीं हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। मैं सुनकर के बड़ा अचंभित हुआ कि ये क्या बात हो गई कि अभी इनका केस सेटल्ड नहीं हुआ है। केस तो सेटल्ड हो गया, रक्षा मंत्री समिति कमेटी में वहाँ भी हो गया, केसों को भी वापस लाने के लिए बोल दिया। इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? तो वो कह रहे थे कि ये जो ऑनरेरी नेशनल हैं और इनको जो एसीपी वाले बन हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, उनको एसीपी लग जाता है, एक इंक्रीज मिल जाता है, और उनका वो मतलब प्रॉब्लम वहीं की वहीं पड़ी हुई है, अभी हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल झूठी बात है। ऑनरेरी नेशनल का केस सेटल हो चुका है। जो 2006 के बाद आए थे उनका तो पहले ही सेटल था, और 2006 से पहले जो आए हुए उनका केस सेटल्ड है, और 631 सर्कुलर निकल गया है। और केवल यही है कि उनकी जो फिगर रेगुलर नेशनल की हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, वहाँ उनमें कमी है। और उसको तो मिल रही थी जो एक्स नायब सूबेदार हैं, एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही थी जो वाई ग्रुप के नायब सूबेदार हैं। ये मामला बिल्कुल सेटल्ड है और इस मामले में कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें क्या हुआ है, 464 सर्कुलर में ऐसा हुआ था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हवलदार ACP 1 को ऑनरेरी नेशनल नहीं मिलेगा। ऑनरेरी नेशनल की वैकेंसीज होती हैं और ये वैकेंसी के आधार पर मिलता है, कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है। जैसे ही हवलदार ACP 1 ऑनरेरी नेशनल बनेगा तो उसकी पेंशन कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि उसकी जो क्लासिफिकेशन पे है और गुड सर्विस पे है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो हवलदार तक ही सीमित है। तो हवलदार ACP 1 जब तक रहेगा तो उसको गुड सर्विस पे और क्वालिफिकेशन पे मिलेगी। जैसे ही वो ऑनरेरी नेशनल बनेगा ये खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने एक लेटर लिखा था PCDA को। उन्होंने कहा था क्योंकि जो ऑनरेरी नेशनल की पेंशन है वो कम हो रही है, तो इसको हम अनुमति दीजिए कि हम ACP 1 हवलदार ACP 1 के नाम से इनका PPO बनाएं, जिससे कि इनको फायदा मिल सके। PCDA का जवाब आया था, आप 464 सर्कुलर को पढ़िए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो हवलदार ACP 1 है और ऑनरेरी नेशनल जो ऑनरेरी नेशनल है, दोनों में फर्क है। ऑनरेरी नेशनल एक रैंक है, वो हवलदार नहीं हो सकता है, उसको सारे वो बेनिफिट मिलेंगे जो एक रेगुलर नेशनल को मिलते हैं। रही उनकी पे की बात, जो पे वाली बात, उन्होंने कहा था कि आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करें, और चेंज करने के बाद उन्होंने 2 पोर्शन बताए थे। यदि इसमें आप एंट्री करोगे तो आपका जो PPO है वो हवलदार ACP 1 का निकलेगा, इसमें आप करोगे तो आपका जो PPO है वो ऑनरेरी नेशनल का निकलेगा, और दोनों में फ़र्क है।
और ऑनरेरी न्याय सुधार की ये की जो पेंशन है वो किसी भी हालत में हवलदार एसीपी वन से कम नहीं होगी। ये आदेश दिया था सर्कुलर 464 में। और इन्होंने क्या किया, मैंने देखा था कुछ जो पीपीओ थे उनमें था कि एक हवलदार ऑनरेरी न्याय सुधार था, उसको हवलदार एसीपी 1 कर दिया, जो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑनरेरी न्याय सुधार एक रैंक है और वो हवलदार नहीं हो सकता। वो हवलदार एसीपी 1 हवलदार है, वो ऑनरेरी न्याय सुधार नहीं हो सकता। तो मैं तो जो ऑनरेरी न्याय सुधार हैं और जिनको इन्होंने हवलदार एसीपी 1 कर रखा है, 464 सर्कुलर का सहारा लेकर इनको लिखें कि हमारी जो रैंक है उसको ठीक किया जाए, हम ऑनरेरी न्याय सुधार हैं, हवलदार एसीपी 1 नहीं है। अब इनमें जो ऊपर से पढ़ते पढ़ते आए तो इनको क्या आदेश दिया गया था सबको, इन द व्यू ऑफ द एबव, जब आप पढ़ोगे सर्कुलर 464 का, द ईडीपी सेंटर ऑफ दिस ऑफिस मॉडिफाइड देयर सॉफ्टवेयर, और जो ईडीपी सेंटर जो है ये पीसीडीएम है, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि आप ऑनरेरी न्याय सुधार को हवलदार एसीपी 1 नहीं बना सकते हो। नाउ इफ द कॉलम फॉर लास्ट रैंक हेल्ड इज फिल्ड विद 5A, यदि 5A के साथ कॉलम भरा जाएगा, समझे, देन कोरिजेंडर पीपीओ विल बी प्रिंटेड एज हवलदार एसीपी 1। और दूसरा, एंड इफ कॉलम फॉर द लास्ट रैंक हेल्ड इज फिल्ड विद 6N, देन द कोरिजेंडर पीपीओ विल बी प्रिंटेड एज ऑनरेरी न्याय सुधार। और 6N से भरा जाएगा तो पीपीओ जो निकलेगा वो ऑनरेरी न्याय सुधार से निकलेगा। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी इनको नहीं करना पड़े, इन्होंने ऑनरेरी न्याय सुधार की जो डिटेल्स है इन्होंने 5A में भरी हुई है, जो गलत है, और उसमें भरेंगे तो इनका आपका जो पीपीओ निकलेगा वो ऑनरेरी हवलदार एसीपी 1 से निकलेगा, जो नहीं निकलना चाहिए। आप जो ऑनरेरी न्याय सुधार है, ऑनरेरी न्याय सुधार निकलना चाहिए। आप अपना जो यदि किसी ऑनरेरी न्याय सुधार को हवलदार एसीपी 1 कर रखा है तो प्लीज अपना ठीक कराएं, इनको लिखें और 464 सर्कुलर का सहारा लें, और आपकी पेंशन भी उनसे कम नहीं होगी, ये उसमें लिखा। और ये खास करके 2006 के बाद आए हुए जो ऑनरेरी न्याय सुधार उनके साथ हो रहा है। तो आप हवलदार एसीपी 1 नहीं हो, आप ऑनरेरी न्याय सुधार हो, और 464 सर्कुलर का सहारा लेकर के आप इनको लिखिए। और तो मेरे पास बस ये था कि अभी आपका 1 नवंबर को लाइव सर्कुलर शुरू हो जाएगा, तो जिनको पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आए प्लीज़ आप बैंकों में जाएं और 1 नवंबर से आप जाना शुरू कर दें। हो सकता है उनका अभी एपीआई इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बैंक आपको टरकाएं कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो किसी भी को भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे पर कमेंट करें, हम यहाँ वीडियो बना करके पीसीडी तक को भेजेंगे कि आपने जो कुछ कहा है वो बैंक नहीं कर रहे हैं और वहाँ समस्याएं आ रही हैं, जिससे एक समस्याएं सुलझाई जा सके। और मैं बताता हूँ, अभी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उन्होंने अपने जो घर घर में डाकिए भेजेंगे आपके लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्शन करने के लिए, उन्होंने एक ऐप निकाला है। उस ऐप में आप उनसे बोलो भाई मेरा सर्टिफिकेट ले जाओ, वो आप घर से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसा मैंने कल कहीं देखा है। तो मैं यहीं इसको बंद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।